Hello students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is Rajni. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे BA सेकेंड ईयर के 4th सेम से। तो देखिए 4th सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मंकीज पो, यानी कि बंदर का पंजा। तो देखिए जो ये मंकीज पो है, इस चैप्टर का सब टाइटल है अ स्टोरी इन 3 सीन्स। सब टाइटल क्या होता है वो मैं आपको कई लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो देखिए वैसे सब टाइटल होता क्या है ये मैं आपको एक और बार बताती हूँ कि जो सब टाइटल है वो होता क्या है। सब टाइटल होता है जो हमारा ये मेन टाइटल है, इसके अंदर जो एक और टाइटल आता है उसको हम कहते हैं सब टाइटल, जो कि इसके बारे में ही हमें इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी कि जो हमारा टाइटल है उसके बारे में ही कुछ अलग से इंफॉर्मेशन देता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, तो उसको हम कहते हैं सब टाइटल। तो देखिए इसका सब टाइटल क्या है, अ स्टोरी। तो देखिए ये क्या है, मंकीज पो एक स्टोरी है। तो ये कितने सीन्स में है, यानी कि इस स्टोरी को कितने सीन्स में डिवाइड किया गया है, तो वो किया गया है 3 सीन्स में, यानी कि 3 अलग अलग सीन है। नंबर 1 सीन में क्या होता है, उसके बाद सेकंड सीन में क्या होता है और थर्ड सीन में क्या होता है। तो इस तरह से ये स्टोरी 3 सीन्स में डिवाइडेड है। अब देखिए जो ये चैप्टर है वो लिखा किसके द्वारा गया है, वो लिखा गया है W.W. जैकब्स के द्वारा। ये इसके राइटर है। आपको देखिए हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगी मैं, ताकि आप यहाँ से स्टोरी में से कुछ भी आए, यानी कि चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए, आप उसको बिल्कुल ईजिली अटैम्प्ट कर सको। तो देखिए W.W. जैकब्स है जो, ये हमारे राइटर थे लंदन के, इंग्लैंड से थे ये राइटर, इंग्लिश राइटर। और देखिए ज़्यादा कुछ इनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि इनका बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, क्योंकि इसके बारे में हमसे कुछ आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए आता है हमारा मंकीज पो। इसे कब लिखा गया था, तो देखिए एक मैगज़ीन थी जिसमें ये लिखा गया था। उस मैगज़ीन का नाम था हार्पर्स मंथली मैगज़ीन, हार्पर्स मंथली मैगज़ीन। तो देखिए इस मैगज़ीन में ये 1902 में लिखा गया था, एक स्टोरी के रूप में ही छपा था। तो देखिए हार्पर मंथली मैगज़ीन के बाद ये दोबारा से रीप्रिंट किया गया। तो देखिए ये तो मैगज़ीन में आया और उसके बाद इसे दोबारा से प्रिंट किया गया था। तो जो ये जैकब है, इसका 3rd कलेक्शन था स्टोरीज का, 3rd कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, 3rd कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। इसमें ये स्टोरी है जो पब्लिश हुई थी, उसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, द लेडी ऑफ द वाच। तो देखिए इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ। और देखिए 3rd जो कलेक्शन था इनकी स्टोरीज का, यानी जिसमें कहानियाँ पब्लिश हुई थी, इसका नेम क्या था, वो था द लेडी ऑफ द वाच। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आते हैं हम अपने चैप्टर पे, मंकीज पो पे। तो देखिए जो ये मंकीज पो है, आज हम इसके बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसके जेनर, यानी कि ये किस शैली में लिखा गया है, किस तरह का ये प्ले है, क्या ये हास्य प्ले है या फिर डरावना प्ले है या फिर ये सटायर है, किस टाइप का ये प्ले है। तो ये होती है हमारी जेनर। तो पहले हम पढ़ेंगे इसकी जेनर के बारे में, और फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी सेटिंग कहाँ की है, यानी कि ये स्टोरी कहाँ पर चलती है, किसी घर में चलती है, किसी टाउन में चलती है, या किस प्लेस पर ये स्टोरी चलती है। उसके बाद आएगा हमारा थीम। अब देखिए थीम है, जो थीम पर स्पेशल भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो आपको याद रखना है थीम क्या होगा इसका। जब आप समरी लिखोगे, समरी के साथ थीम पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ये लाइन्स ऐड वहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए जो ये थीम है ये करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा हमारा, वो होंगे इस चैप्टर के सभी करैक्टर्स। आपको अगर ये सभी चीज़ें पता चलती है, तो अगर आपसे समरी पूछ ली जाए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए, आप उसको बिल्कुल आसानी से लिख पाओगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है जेनर। तो देखिए जेनर इसकी क्या है, ये एक हॉरर स्टोरी है। अगर देखिए आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हॉरर स्टोरी के बारे में बताइए कि मंकीज पो एक हॉरर स्टोरी है, इसके बारे में बताइए, या आपसे पूछा जाए सुपरनैचुरल प्ले,
या आपसे पूछा जाए फ्राइटनिंग प्ले के रूप में, एज अ फ्राइटनिंग प्ले, एज अ हॉरर स्टोरी, एज अ सुपरनैचुरल प्ले, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो सभी आपसे सेम ही तरह से पूछा जाएगा, यानी कि इन सब के मीनिंग है जो सेम ही है। हॉरर स्टोरी, सुपरनैचुरल प्ले, फ्राइटनिंग प्ले, ये होता क्या है अब इसका हम मीनिंग भी जान लेते हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। द इवेंट और थिंग्स, तो देखिए कोई भी घटना या कोई भी चीज़ दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय नेचर, जो कि नेचर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की गई हो, और साइंस, ना ही साइंस के द्वारा, यानी कि ना ही वो चीज़ें नेचर में आती है, प्रकृति में आती है, और ना ही वो चीज़ें आती हैं हमारे विज्ञान में। एंड दैट आर एज्यूम्ड टू कम फ्रॉम बियॉन्ड और टू ओरिजिनेट, और जो कहाँ से आई है इन चीज़ों से परे की बात है, यानी कि देखिए ना ही वो नेचर में है और ना ही वो हमारे साइंस में है, विज्ञान में है, और इनसे परे की चीज़ है, यानी कि इनसे ना ही नेचर से ना ही साइंस से इन चीज़ों का कोई संबंध नहीं होता। और टू ओरिजिनेट फ्रॉम आउटवर्डली फोर्सेस टू बिल्ड अप द एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर एंड मिस्ट्री, और देखिए इनको ओरिजिनेट किया जाता है, यानी कि अपनी तरफ से बनाया जाता है, या फिर ये अपनी तरफ से ही बनती है, ना ही इनका नेचर से संबंध होता है ना ही साइंस से होता है, और इनसे बहुत दूर की चीज़ ये होती है, यानी कि इनसे इनका कोई संबंध नहीं होता, और ये ओरिजिनेट होती है, खुद पनपती है, उत्पन्न होती है फ्रॉम अदर वर्ल्डली फोर्सेज, किसी अन्य ही दुनिया से, यानी किसी अलग ही दुनिया से ये आती है, ये चीज़ें ये हमारी दुनिया में नहीं होती, ये अलग ही दुनिया की चीज़ें होती है। टू बिल्ड अप द एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर, जो क्या करती है, एक वातावरण पैदा करती है, किस चीज़ का, टेरर का। टेरर होता है डर, फियर एंड मिस्ट्री, और रहस्य का, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, एक हॉरर स्टोरी के अंदर, सुपरनैचुरल प्ले के अंदर, इनमें एक अलग ही दुनिया की चीज़ें होती है, घटनाएं होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए जैसे कि घोस्ट होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, घोस्ट एंड विचेस, तो देखिए ये चीज़ें हैं जो ये हमारी क्या होती है, ये होती है हॉरर प्ले से रिलेटेड। हॉरर प्ले, हॉरर स्टोरी, फ्राइटनिंग स्टोरी, ड्रामनी स्टोरी है, सुपरनैचुरल यानी कि अलौकिक कहानी है जो सभी चीज़ों से ये रिलेट करती है। भूत प्रेत होते हैं जो, क्या ये हमारी दुनिया के होते हैं, तो ये हमारी दुनिया के नहीं होते, ना ही हम इन्हें कहीं साइंस में, विज्ञान में पा सकते हैं, ये अलग ही दुनिया की चीज़ें होती है, घटनाएं होती हैं। तो इनको हम किससे रिलेट करते हैं, वो करते हैं हम हॉरर स्टोरी से और इन चीज़ों से। उसके बाद आता है सेटिंग। तो देखिए सेटिंग इस प्ले की कहाँ की गई है, यानी कि ये प्ले कहाँ पर चलता है, तो ये कहाँ चलता है, एन ओल्ड फैशन्ड कॉटेज, ये एक पुराने ढंग की बनी हुई झोपड़ी में चलती है ये स्टोरी, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ फुलहम, जो कहाँ पर बनी हुई है, ये कॉटेज है जो कहाँ पर बनी हुई है, ये आउटस्कर्ट्स पर। आउटस्कर्ट्स होता है जो बाउंड्री होती है, बाहरी एरिया होता है, यानी कि किसी टाउन का, किसी प्लेस का बाहरी एरिया, उसको हम कहते हैं आउट। आउट होता है बाहर का, स्कर्ट्स जो होता है एरिया, यानी बाहर का एरिया। तो देखिए आउटस्कर्ट्स ऑफ फुलहम, फुलहम क्या है, एक टाउन है, तो फुलहम आपको याद रखना है। कहाँ चलती है स्टोरी, ये चलती है फुलहम में। फुलहम एक टाउन है, एक नगर है, इस नगर के आउटस्कर्ट्स पर, यानी कि बाहरी एरिया में, उसकी बाउंड्री पर एक ओल्ड फैशन्ड कॉटेज बनी हुई है, जिसमें ये पूरी स्टोरी चलती है। वेयर इट इज़ नॉट ईजी टू रीच, और देखिए जो ये कॉटेज बनी हुई है, इस जगह पर पहुंचना आसान नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट एंड इन बैड वेदर, जो कि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो देखिए रात के समय और जब मौसम बिल्कुल ख़राब होता है, तो इस समय पर इस कॉटेज तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर यहाँ पर दिखाया गया है कुछ अलग सा। ये झोपड़ी है, अलग थलग एरिया में बनी हुई है, जहाँ पर लोग आते जाते नहीं है। और देखिए ऐसी जगह पर क्या दिखाया गया है कि लोग आते जाते नहीं हैं, अलग से एक जैसे कोई बंगलो बने होते हैं मूवीज़ के अंदर, ठीक वैसे ही ये कॉटेज बनी हुई है। अब देखिए इसकी सेटिंग आपको पता चली, फुलहम नगर है जो इसमें एक ओल्ड फैशन्ड कॉटेज की है।
उसके बाद आता है हमारा थीम। इसका थीम देखिए अगर, वो क्या है, फेट रूल्स ऑल पीपल। तो इसका थीम क्या है कि भाग्य है वही लोगों पर रूल करता है, यानी भाग्य के आगे क्या है, सभी लोग कमज़ोर है, यानी जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा। यही इस चैप्टर का थीम है, यानी यही चीज़ दिखाने के लिए पूरी स्टोरी हमारी चलती है। क्या दिखाने के लिए कि भाग्य यानी कि नियति, फेट होता है भाग्य या नियति, लोगों पर राज करती है। नियति में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। विच इज़ प्रूव्ड बाई मंकीज पो, और जो प्रूव किसके द्वारा किया गया है, इस मंकीज पो के द्वारा, इस बंदर के पंजे के द्वारा ये चीज़ प्रूव की गई है कि भाग्य है, नियति है, वो लोगों पर राज करती है। दैट इज़ द सेंटर ऑफ द प्ले, और ये मंकीज पो है, इसके ही चारों तरफ हमारी स्टोरी घूमती है। टू शो फेट इज सुप्रीम, और क्या दिखाती है इस मंकीज पो के थ्रू ही क्या दिखाया जाता है कि जो ये फेट है, भाग्य है, वो क्या है, सुप्रीम है, यानी सबसे ऊपर क्या है, भाग्य है, नियति है, नियति सुप्रीम है। दिस पो हैज़ बीन यूज्ड ओनली एज एन इंस्ट्रूमेंट टू वर्क आउट द थीम ऑफ द प्ले, और देखिए इसको, इस मंकीज पो को यूज किया गया है, किस लिए यूज किया गया है, एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र के रूप में यूज किया गया है, जो हमें कहाँ तक लेकर जाता है, हमारे प्ले के, हमारी स्टोरी के थीम तक लेकर जाता है, जो क्या प्रूव करेगा कि भाग्य ही सुप्रीम है, भाग्य ही सबसे ऊपर है, भाग्य ही हम सब पर रूल करता है। तो ये दिखाने के लिए यूज किसका किया गया है, तो वो किया गया है मंकीज पो का। अब देखिए हम आते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स पर। अब देखिए इसके कैरेक्टर्स, तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर मिस्टर वाइट। तो देखिए जो मिस्टर वाइट है ये कौन है, मिसिस वाइट का हस्बैंड एंड फादर ऑफ हर्बर्ट, और देखिए हर्बर्ट का ये पिता है। आपको ये कैरेक्टर्स याद रखने हैं, हर्बर्ट, मिसिस वाइट, मिस्टर वाइट। उसके बाद कैरेक्टर्स जो आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब ये कितने कैरेक्टर्स हुए, 3 कैरेक्टर्स, मिस्टर वाइट और इसकी वाइफ है मिसिस वाइट, और इसका बेटा है जो वो है हर्बर्ट। फ्रेंड ऑफ सर्जेंट मॉरिस, और सर्जेंट मॉरिस है जो, वो कौन है, इसका मित्र है। तो कितने कैरेक्टर्स हुए यहाँ पर, 4, 1, 2, 3 एंड 4, सर्जेंट मॉरिस। He is eagerly waiting for Morris to have someone's company। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो इनका घर है, इनकी कॉटेज है, जो कहाँ पर है, आउटस्कर्ट्स ऑफ फुलहम, जो फुलहम नगर है, टाउन है, उसके बाहरी एरिया में, उसके बाउंड्री पर एक ओल्ड फैशन की कॉटेज बनी हुई है। तो वो कॉटेज किसकी है, वो है मिस्टर वाइट की, मिसिस वाइट की और उसके बेटे हर्बर्ट की। यानी कि ये 3 कैरेक्टर्स कहाँ रहते हैं, इस कॉटेज में रहते हैं। और वहाँ पर देखिए लोगों का आना जाना आसान नहीं है, वो भी मैंने आपको बताया। अब आसान क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर के एरिया में है, एकांत एरिया है, डिजर्टेड एरिया है, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। और देखिए यहाँ पर बैड वेदर की वजह से और साथ में नाइट में, इन 2 वजह से तो बिल्कुल भी आना जाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं रहता। बड़ी मुश्किल से यहाँ इनके घर के मेंबर आ पाते हैं, और इसलिए कोई मिस्टर वाइट से मिलने के लिए भी यहाँ पर नहीं आता है, ना ही इसकी फैमिली से कोई मिलने के लिए आता है। बस मजबूरी में, बिल्कुल मजबूरी में ही उनको यहाँ पर आना पड़ता है। अब देखिए जो इसका फ्रेंड है मिस्टर वाइट का, जिसका नाम है सार्जेंट मॉरिस, ये इससे मिलने आया करता था। सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जो ये इससे मिलने आया करता था इस एरिया में, क्योंकि यहाँ आना आसान नहीं था। देखिए स्टोरी में ये बताया गया है कि जो मिस्टर वाइट है, इससे इसका फ्रेंड मॉरिस मिलने के लिए आ रहा है, तो इसलिए ये बड़ी बेचैनी से, बड़ी उत्सुकता के साथ वेट कर रहा है अपने फ्रेंड मॉरिस के आने का, ताकि उसको किसी की कंपनी मिल जाए, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल अकेला सा रहता है, कोई इसके साथ इतनी बातचीत करने वाला बाहर का व्यक्ति नहीं है, सिर्फ घर के 2 मेंबर्स के अलावा। ये बहुत ही ईगरली ये मिस्टर मॉरिस यानी कि सार्जेंट मॉरिस का ये वेट उसे मिलने के लिए कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू ट्राई द पो। अब देखिए जब मिस्टर मॉरिस इसके घर आ जाता है मिलने के लिए इससे, तो मिस्टर मॉरिस के पास एक
मंकीज पो है, बंदर का पंजा है उसके पास। तो अब मिस्टर वाइट उसे ट्राई करना चाहता है। तो देखिए होता क्या है, जो मॉरिस है उसके पास जो ये बंदर का पंजा है उसमें जादुई शक्तियाँ है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या शक्तियाँ है और उनसे क्या हो सकता है। तो ये मॉरिस के पास है मंकीज पो। अब मिस्टर वाइट क्या चाहता है, वो इसकी स्टोरी सुनता है मॉरिस की, और वो चाहता है कि वो अब अपने लिए क्या करे, इस बंदर के पंजे को ट्राई करे। कौन ट्राई करना चाहता है, मिस्टर वाइट। है किसके पास ये है सार्जेंट मॉरिस के पास। एंड सी फॉर हिमसेल्फ इफ़ इट रियली वर्क्स और नॉट, और देखना चाहता है कि सच में इसमें जादुई शक्तियाँ है, क्या ये उसके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। यानी कि मिस्टर वाइट चाहता है इस पंजे को यूज करना, जो कि एक बंदर का पंजा है, बिल्कुल सिकड़ा हुआ सा है ये, और इसको मिस्टर वाइट यूज करना चाहता है, देखना चाहता है कि क्या ये मेरा काम कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर इसमें जादुई शक्तियाँ है। सो एंग्जियस टू ट्राई द पो, इसलिए वह उत्सुक है क्या करने के लिए, इस पंजे को यूज करने के लिए, इसको ट्राई करने के लिए। दैट ही एट वंस स्नैचेज इट आउट ऑफ द फायर, और इसलिए ये क्या करता है, अब मिस्टर मॉरिस क्या करता है, इस पंजे को आग में फेंक देता है कि ताकि इसे कोई और यूज अब ना करे। तो ये क्या करता है मिस्टर वाइट, वो इसको झपट कर स्नैच करता है, यानी कि झपट कर वो आग में से इस पंजे को निकाल लेता है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि मैं भी इसको यूज करके देखूं कि सच में इसमें जादुई शक्तियाँ हैं, तो मेरी विश पूरी हो जाएगी। तो इसलिए ये आग में से झपट कर इस पंजे को बाहर निकाल लेता है। व्हेन मॉरिस फ्लाइंग इट देयर, जब मॉरिस क्या करता है, आग में इसको फेंक देता है उछाल कर। वाइप्स इट ऑन हिज कोट स्लीव, और क्या करता है, इसको वाइप करता है, इसको पोंछता है इस पंजे को। कौन पोंछता है, मिस्टर वाइट। और मिस्टर वाइट इसको अच्छे से पोंछता है, किस चीज़ के साथ, अपने कोट की स्लीव के साथ, कोट की बाजू के साथ इस पंजे को अच्छे से पोंछता है। कहाँ से निकाल कर, आग में से निकाल कर। एंड वॉन्ट्स इट फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए उसे यूज करना चाहता है। विश टू गेट 200 पाउंड्स टू मेक पेमेंट ऑफ हिज न्यूली बिल्ट हाउस, और वो इस पंजे से विश क्या मांगता है कि उसे 200 पाउंड्स मिल जाए, 200 पाउंड्स मिल जाए, क्या करने के लिए, ताकि वो पेमेंट चुका सके, किसकी, जो उसने अपना नया घर बनाने के लिए ली थी। यानी कि मिस्टर वाइट ने किसी से पैसा लिया है, उधार लिया है, बोरो किया है, ताकि वो अपना घर बना सके, और अब वो चाहता है कि उसे पैसा जो उसने उधार लिया है उसको वो चुका सके। तो वो क्या करता है, इस पंजे से, इस जादुई पंजे से, बंदर के पंजे से क्या करता है, विश मांगता है कि उसे क्या मिल जाए, 200 पाउंड्स मिल जाए। उसके बाद देखिए सेकंड कैरेक्टर हम पढ़ते हैं ओल्ड फ़कीर, उसके बाद हम बाकी कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, क्योंकि ओल्ड फ़कीर है जो, इससे ही हमें पता चलेगा कि ये पंजा आया कहाँ से। अ होली मैन, तो देखिए ये कौन है, एक होली मैन है, यानी कि एक पवित्र आदमी है, एक साधु आदमी है ये। फॉर 15 years ही हैड सेट ऑल डबल्ड अप इन वन स्पॉट। अब देखिए जो ये साधु आदमी है, यानी कि ये संत है, जो इसने क्या किया, 15 सालों तक इसने तप किया, तपस्या की, और ये एक ही जगह पर डबल्ड अप मीन्स सिकुड़ कर बैठ जाना, यानी कि एक ही जगह पर इकट्ठे होकर बैठे रहना। देखिए 15 सालों तक ये एक ही स्पॉट पर, इन वन स्पॉट मीन्स एक ही स्पॉट पर, एक ही जगह पर ये 15 सालों तक बैठा रहा और तपस्या करता रहा। जो कौन था, एक होली मैन था, एक संत था, एक ओल्ड फकीर था। wanted to show that fate ruled people, और ये क्या दिखाना चाहता था, ये चाहता था कि लोग समझे कि जो भाग्य होता है वो क्या करता है, रूल करता है, कहाँ पर, लोगों पर, कि लोगों पर कौन शासन करता है, वो करता है भाग्य, भाग्य की ही चलती है। नो वन कुड गेट अवे फ्रॉम इट, और कोई भी भाग्य से बचकर नहीं भाग सकता। पुट स्पेल ऑन द मंकीज पो, तो इसलिए इसने क्या किया, एक मंकी का, एक बंदर का पंजा लिया और उस पर उसने क्या किया, जादू कर दिया, जादू मंत्र पढ़ दिया, यानी कि काला जादू उस पर उसने कर दिया। सो दैट 3 people कुड ईच हैव 3 विशेस ग्रांटेड, ताकि 3 लोगों की 3 इच्छाएं, देखिए 3 पर्सन होंगे और हर पर्सन अपनी 3 विशेस को ग्रांट करवा सकता है अगर वो इस पंजे को कहे।
यानी कि 3 लोग अपनी 3 अलग अलग इच्छाएं मनवा सकते हैं इस पंजे से। तो ऐसा जादू इस फकीर ने कर दिया। एंड दीज 3 पीपल वुड हैव टू रिपेंट लेटर। अब देखिए साथ में इसने क्या कहा, एक पर्सन कितनी विशेष मांगेगा, 3 विशेष मांगेगा। उनकी जो ये विश पूरी होगी तो इसके बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा, पछतावा करना पड़ेगा। किस चीज़ का पछतावा करना पड़ेगा, वो कुछ भी सजा हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो ये ओल्ड फकीर है, इसने तपस्या की और क्या किया, एक बंदर का पंजा लिया, उस पर उसने मंत्र पढ़ दिया और उस मंत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 लोग अपनी 3 इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं, पर इच्छा पूरी होने के बाद उन्हें इस बात का पछतावा करना पड़ेगा, यानी कि उनके साथ कुछ अनप्लेजेंट होगा, यानी कि कुछ भी असुखद उनके साथ हो सकता है। उन्हें इसका पछतावा रहेगा कि उन्होंने आखिर ये इच्छाएं क्यों मांगी। अब देखिए उसके बाद आती है हमारी मिसिज वाइट, जो किसकी वाइफ है, मिस्टर वाइट की वाइफ है, मदर ऑफ हर्बर्ट, और इस हर्बर्ट की क्या है, मदर है। अ प्लीजेंट लुकिंग ओल्ड वुमेन, जो हमेशा हंसती खेलती सी दिखने वाली एक औरत है, यानी कि खुश रहने वाली औरत थी, ये प्लेजेंट लाइफ जीती थी, सुखद लाइफ जीती थी। सी रियली बिलीव्स ऑल दैट मोरिस हैज सेड, और उसे पूरी तरह से विश्वास था। तो देखिए क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि ये जो घर के मेंबर हैं इनका क्या क्या बिलीव था कि जो मंकी का पंजा है, इस बंदर का पंजा है जो, उसको लेकर तीनों की सोच क्या क्या थी इन घर के मेंबर्स की। तो आपने देखा मिस्टर वाइट की सोच कैसी थी, वो पूरी तरह विश्वास नहीं करता, पर वो देखना चाहता है कि सचमुच में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। और जो मिसिज वाइट है ये क्या करती है, ये पूरी तरह से बिलीव करती है किसकी बातों पर, मोरिस की बातों पर, क्योंकि मोरिस ने ही इनको क्या बताया था, एक ओल्ड फकीर ने इस पर जादू किया था। ये सभी बातें मोरिस ने इनकी फैमिली को बताई जब वो इनसे मिलने के लिए आया था। और अब क्या होता है, जो मिसिज वाइट है, मिसिज वाइट पूरी तरह से मोरिस की बातों को मानती है, उस पर बिलीव करती है, विश्वास करती है। सैड अबाउट द पो, जो कुछ इस पो के बारे में किसने बताई है, मोरिस ने बताई है इनके घर आकर, उन सभी बातों पर मिसिज वाइट पूरी तरह से बिलीव करती है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखिए कैरेक्टर नंबर 4 हर्बर्ट। हर्बर्ट कौन है, अ फाइन यंग फेलो, ये एक जवान लड़का है, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसिज वाइट, जो कि मिस्टर एंड मिसिज वाइट का ओनली सन है, ये आपको याद रखना है। वर्क्स एज एन इलेक्ट्रीशियन, और ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। इन एन इलेक्ट्रिक कंपनी, एक इलेक्ट्रिक कंपनी में ये इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। लीव्स होम एट 11:30, और अपने घर से वो अपने काम के लिए यानी इस कंपनी में जाने के लिए कब निकलता है, ये निकलता है 11:30 बजे, 11:30, 11:30 बजे निकलता है। एंड कम बैक होम एट 9, और वापस घर कब आता है, ये 9 यानी कि 9 बजे आता है। कब, इन द मॉर्निंग, सुबह, यानी कि ये नाइट ड्यूटी करता है, पूरी रात ये कहाँ रहता है, इस इलेक्ट्रिक कंपनी में रहता है, वहाँ पर ये जॉब करता है। हिज जॉब रिक्वायर्स अ कूल हेड, और देखिए ये काम करते हुए, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हुए उसे किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, यानी कि उसका ध्यान हमेशा रहना चाहिए, उसका दिमाग है जो कूल रहना चाहिए, यानी कि ठंडे दिमाग से उसे काम करना पड़ता है। एंड अ स्टेडी आई, और आँख अपनी बिल्कुल गड़ा कर रखनी पड़ती है वहाँ पर। एंड अ स्टिल हैंड, और अपने हाथ को इधर से उधर नहीं हिलाना होता। जहाँ पर वो जॉब कर रहा है वो काम उसका देखिए कैसा है कि उसे बड़े ध्यान से करना पड़ता है, बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती है, वो अपनी आँख को यहाँ से बाहर नहीं कर सकता। अदरवाइज द फ्लाई व्हील माइट गोबल हिम, नहीं तो क्या होगा, जो ये फ्लाई व्हील है यानी कि जो ये चक्कर घूमता रहता है, माइट गोबल हिम, वो उसे निगल सकता है। तो देखिए कितनी कड़ी परिश्रम की ये जॉब है कि इस व्यक्ति को ये करते टाइम क्या करना पड़ता है, पूरा ध्यान अपना इस पर लगा कर रखना पड़ता है। अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर कर लेता है, अपने हाथ को इधर उधर कर देता है, तो क्या होगा, ये मशीन है जो उसे निगल जाएगी, और होता भी यही है इसके साथ। He doesn't believe even a word of Morris। अब देखिए जो ये मोरिस है, जब इसके घर आता है और आकर कहानियाँ सुनाता है, ये हमेशा ही क्या करता है,
बहुत ही डरावनी कहानियाँ सुनाता है, पर ये हर्बर्ट है जो इसको हमेशा जोक में लेता है और हंसता है, वो इसकी बातों पर इसका मजाक उड़ाता है। अब देखिए वो कभी भी मॉरिस की एक भी कहानी पर, उसके एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करता। ह्यूमरसली सजेस्ट हिज फादर दैट ही शुड विश फॉर 200 पाउंड्स। और देखिए वो अपने पिता को मजाक में कहता है कि वो भी इस मंकी को से पंजे से कि वो भी क्या मांग ले, 200 पाउंड्स मांग ले। क्या करने के लिए? टू पे द डेब्ट, ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। तो वो क्या कहता है, हंसी मजाक में कहता है अपने पिता को कि आप भी इस पंजे से 200 पाउंड मांग लीजिए ना, क्या पता आपको भी मिल जाए। तो जोक के मैनर से ये सब कहता है, जोकिंगली कहता है। एंड दिस रिजल्टेड द डेथ ऑफ हर्बर्ट बाय द फ्लाई व्हील। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जब उसका फादर क्या करता है, 200 पाउंड्स मांगता है इस पंजे से, इस मंकी के पंजे से। तो क्या होता है, बदले में उसे क्या मिलता है, यहाँ पर 200 मिलते हैं, पर किसके बदले मिलते हैं? जैसे कि मॉरिस के द्वारा कहा गया था, फ़कीर के द्वारा कहा गया था कि विश तो पूरी हो जाएगी पर उसका पछतावा करना पड़ेगा। ठीक वही होता है, विश पूरी हो जाती है मिस्टर वाइट की, पर उसके बेटे के बदले में उसकी विश पूरी हो जाती है और ये बेचारा फ्लाई व्हील में फंसकर मर जाता है। इसका बिल्कुल ही पल्प बन जाता है, एक गुद्दे के जैसी बन जाती है, इसकी बॉडी पूरी पिस जाती है इस फ्लाई व्हील में हर्बर्ट की। उसके बाद आता है फिफ्थ कैरेक्टर सार्जेंट मॉरिस, सार्जेंट मेजर मॉरिस। तो देखिए आर्मी में मेजर रहा था। ओनली फ्रेंड ऑफ मिस्टर वाइट, ये मिस्टर वाइट का एकमात्र मित्र है जो उससे मिलने के लिए और उसके पास बैठने के लिए आता है, उससे बातें करने के लिए आता है। हु सिट्स एंड चैट्स विद हिम। हिज लेफ्ट आर्म गॉन, और उसकी देखिए लेफ्ट आर्म है जो बाई बाजू है, जो उसके बायां हाथ है वो जा चुका है जब वो मेजर के रूप में आर्मी में काम करता था। व्हेन ही वर्क्स इन आर्मी फॉर इट, और इस हाथ को गंवाने के बदले में उसने क्या पाया था, ही गॉट अ मेडल विच ही ऑलवेज वेयर्स अंडर हिज कोट। उसे इसके बदले में, यानी कि जब उसका हाथ चला गया तो इसके बदले में इसे क्या मिला था, एक मेडल मिला था जिसको वो हमेशा ही अपने कोट पर लगा कर रखता है। ऑलवेज हैज अ स्टिक इन हिज वन हैंड, और उसके एक हाथ में हमेशा ही एक स्टिक रहती है, यानी वो एक स्टिक के साथ चलता है। एंड अ लिटिल ड्राइड पो विद हिम, और हमेशा अपने साथ वो क्या रखता है, एक छोटा सा सूखा हुआ पंजा रखता है, जो किसका पंजा है, मंकी का, मंकीज पो है, ड्राइड पो रखता है हमेशा। ऑल स्टोरी ऑफ द पो एंड द ओल्ड फ़कीर टोल्ड बाय हिम, और देखिए जो भी इस पंजे की स्टोरी है और ओल्ड फ़कीर की स्टोरी है, ये सारी बातें किसके द्वारा, मिस्टर वाइट की फैमिली को बताई जाती हैं। तो वो सारी की सारी कौन बताता है, सार्जेंट मॉरिस बताता है। ही डजंट वॉन्ट टू सेल इट बिकॉज ऑफ इट्स मिसचीव्स। तो देखिए ये इसे बेचना नहीं चाहता, ये इतना लालची नहीं है कि एक और व्यक्ति का ये बुरा करवा दे जैसे उसके साथ बुरा हुआ। और उससे पहले तो देखिए फर्स्ट नंबर पे एक व्यक्ति था जिसका बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। सेकंड नंबर पे कौन था, वो मिस्टर मॉरिस है खुद, इसने अपना हाथ गंवाया और उसके बदले में इसे मेडल मिला था। और वो थर्ड विश कभी भी नहीं मांगता क्योंकि उसको पता है इसका और भी बुरा परिणाम निकलेगा। और वो अब इसको बेचना भी नहीं चाहता, सेल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये जो पंजा है अब जो थर्ड व्यक्ति है, लास्ट व्यक्ति बचा है, उसका कुछ बुरा कर दे, तो इसलिए वो उसे बेचना नहीं चाहता। फ्लाइंग इट इन द फायर, और वो क्या करता है, जब मिस्टर वाइट के घर में आता है उसको सारी स्टोरी बताता है। तो मिस्टर वाइट क्या कहता है कि ये मुझे दे दो, मैं भी देखता हूँ इससे क्या होता है। तो वो क्या करता है, इससे बचने के लिए कि वो उसे मिस्टर वाइट को ना देना पड़े, तो वो इसे आग में फेंक देता है, पर मिस्टर वाइट उसको निकाल लेता है और उसको अपने कोट के साथ साफ करता है और उससे विष मांग ही लेता है। ही फियर्स एंड डिसाइड्स टू लीव दैम। अब वो देखिए मिस्टर मॉरिस है जो बिल्कुल डर जाता है जब मिस्टर वाइट पंजा आग में से निकाल लेता है, और वो क्या करता है, यहाँ से डर के मारे भाग जाता है। अब देखिए हमारा लास्ट कैरेक्टर बचा है। अब देखिए ये लास्ट कैरेक्टर है हमारा मिस्टर सैम्पसन। ही वर्क्स इन द सेम कंपनी, ये उसी कंपनी में काम करता है वेयर हर्बर्ट इज डूइंग हिज जॉब, जहाँ पर हर्बर्ट अपना काम कर रहा है। यानी कि ये व्यक्ति मिस्टर सैम्पसन एंड हर्बर्ट सेम कंपनी में काम करते हैं, सेम कंपनी में जॉब करते हैं। ही कम्स टू
मिस्टर वाइट्स हाउस टू गिव द न्यूज़ ऑफ हर्बर्ट्स डेथ। ये मिस्टर वाइट के घर आता है क्या करने के लिए, न्यूज देने के लिए। किस चीज़ की, कि हर्बर्ट मर चुका है। हर्बर्ट की मृत्यु की खबर देने के लिए, उसकी डेथ की खबर देने के लिए ये मिस्टर वाइट के घर आता है। ही टेल्स देम हाउ हर्बर्ट कोट इन अ मशीन, और आकर ये क्या बताता है कि कैसे हर्बर्ट मशीन में फंसकर मारा गया, यानी कि मशीन ने उसको निगल ही लिया और बदले में क्या हुआ है, एंड रेड्यूस्ड टू मेयर पल्प, और उसको किस चीज़ में बदल दिया है, उसको रेड्यूस कर दिया है पल्प में, यानी कि बिल्कुल उसका गुद्दा बना दिया हो उस मशीन ने, उसको बिल्कुल कुचल दिया है बुरी तरह से, और वो अब देखने लायक उसकी बॉडी भी नहीं है उनके पास। ही प्लेसेस एन एनवलप ऑन द टेबल, और क्या करता है वो, ये सब बताने के बाद मिसिज वाइट है ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है, और ये मिस्टर सैम्पसन क्या करता है, अपने साथ एक एनवलप लेकर आया है, एक लिफाफा है उसके हाथ में, वो क्या करता है, इस लिफाफे को टेबल पर रख देता है, एंड टेल्स दैट, और क्या बताता है, इट कंटेन्स 200 पाउंड्स, कि इस लिफाफे के अंदर क्या है, 200 पाउंड्स है। बाय द कंपनी, जो किसके द्वारा भेजे गए हैं, कंपनी के द्वारा, एज कंपेंसेशन, मुआवजे के रूप में, यानी कि उनका एक एम्प्लॉय मारा गया है और इसलिए कंपनी ने ये मुआवजे के रूप में हर्बर्ट की मौत के बदले में उनके पास ये भेजा है। तो किसके हाथ भेजा है वो, मिस्टर सैम्पसन के हाथ, जो हर्बर्ट के साथ ही काम करता था और खबर लेकर आया है कि हर्बर्ट मारा गया है। तो देखिए ये थे हमारे सभी करैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, और आपको ये सभी अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ से कोई भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप अब ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं, और हाफ स्टोरी तो आपको यहीं समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।